जय हिंद दोस्तों। जैसा कि अपन ने कल वर्ण स्टार्ट किए थे, वर्ण में अपन स्वर तक आ गए थे। बाकी बेसिक तौर पे अपन ने जो जो था वो पढ़ा था। भाई संयुक्त अक्षर कौन से होते हैं, वर्ण कितने क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके हिसाब से अपन ने टोटल कर लिए थे। आज अपन स्वर के बारे में पूरा बताते हैं, क्योंकि स्वर अपने आप में खुद स्वतंत्र होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से उनको बोलने में वो खुद स्वतंत्र तरीके से एक उनको बोला जाता है। तो आज स्वर के अपन भेद पढ़ेंगे, भाई कितने प्रकार के होते हैं स्वर। मुख्य तौर पर मुख्य तौर पर 5 प्रकार के होते हैं। इनको 5 प्रकार में बांटा गया है, स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला अपन उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर दूसरा हो गया उच्चारण अवधि के आधार पर। फर्स्ट हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा हो गया उच्चारण अवधि के आधार पर, तीसरा हो गया अपने ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, चौथा अपने हो गया जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। पांचवा हो गया अपने मुख विवर, व तालु के आधार पर। मुख्य तौर पर स्वरों को मुख्य तौर पर 5 भागों में, यानी 5 प्रकार या भाग बता दो आप, 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि अपन, मैं यहां लिख देता हूं एक बार, 11 स्वर अपने ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये 11 हो गए अपने, 11 स्वर हो गए। इनको इन्हीं में बांटा गया हुआ है। स्वर को मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में उच्चारण स्थान के आधार पर रखा गया है, दूसरा उच्चारण अवधि के आधार पर, स्थान कौन सा कहाँ, जैसे तालु हो गई, मुर्दा हो गया, दंत हो गया, कंठ हो गया। मतलब उच्चारण स्थान में होता है कि दंत को शामिल नहीं किया जाता। तो उच्चारण स्थान हो गई, अवधि हो गया, कितना समय ले रहे हो, कितना समय नहीं ले रहे हो आप, उसका हो गया। दूसरा दूसरा तीसरा हो गया ओष्ठ के आधार पर, कि आपने ओष्ठ के आधार पर कौन से वर्ड बोले जा रहे हैं, ओष्ठ से कौन से बोले जाते हैं, कौन से नहीं बोले जाते हैं। तीसरा हो गया जीवा, यानी जीभ से कितने वर्ण बोले जाते हैं। मुख विवर व तालु के आधार पर गले में के अंदर से मतलब कितने, मतलब तालु के ऊपर टकरान होकर बोले जाने वाले वर्ड आ जाते हैं। तो इनको एक एक करके अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, फिर दूसरा पढ़ेंगे उच्चारण अवधि के आधार पर, तीसरा पढ़ेंगे ओष्ठ के आधार पर, चौथा पढ़ेंगे जीवा के आधार पर, पांचवा पढ़ेंगे मुख विवर व तालु के आधार पर। एक एक को बारीकी से पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे आराम से, और नोट डाउन करते रहिए कॉपी में भी। जैसे उच्चारण स्थान के आधार पर मैंने आपको बताया था कि उच्चारण स्थान के आधार पर इसके 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 6 भागों में बांटा गया है ये। कौन सा?
ऐसे ले लेते हैं कंठ, कंठ में कंठ से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं? ए और आ। बी तालु, इसमें आ जाता है ई और ई। कंठ तालु सी, कंठ हो गया, तालु हो गया, मुर्दा। तीसरा कौन सा है? मुर्दा। इसके अंदर कौन सा वर्ड बोला जाता है? री। मुर्दा से बोलने वाला शब्द कौन सा है? री। कंठ से बोले जाते हैं ए आ, तालु से ई, मुर्दा से री। कंठ तालु मुर्दा। दंत इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, दंत को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि ये दांतों में कोई दांतों के जैसे जीभ टकरार होती है ना, वो इसमें नहीं होती, दंत शामिल नहीं किया जाता। कंठ तालु मुर्दा, दंत को हटा देते हैं अपन, और ये डी के अंदर गया कंठ तालु मुर्दा। फिर ओष्ठ, होठों से बोलने वाले। अब आप बोलोगे तो खुद को आपको पता चल जाएगा कि होठ से कौन से बोले जाते हैं? ऊ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये होठों से बोलने वाले। चार हो गए। फिर ई, कंठोष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, इसके अंदर कौन सा आ जाता है? ए आई, ए आई। फिर एफ, कंठालु, इसके अंदर कौन 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 से आ गए? कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु। इसके अंदर ओ आउ, ओ आउ। जैसा कि अपन ने पढ़ा भाई, स्वर को मुख्य तौर पर से 5 भागों में बांटा गया। उच्चारण फर्स्ट आ गया, उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण के स्थान के आधार पर क्या होता है कि कंठ तालु मुर्दा ओष्ठ कंठोष्ठ कंठालु, ये 6 भागों में बांटा गया है। इसको 6 भाग बताए कि भाई इसको 6 भागों में बांटा गया। इसके अंदर दंत शामिल नहीं किया जाता। कंठोष्ठ इसमें उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें क्या होता है कि इसको 6 भागों में बांटा गया है, पर दंत को शामिल नहीं किया गया। उच्चारण स्थान बनाने के लिए उच्चारण अवयव की सहायता ली जाती है, यानी उच्चारण स्थान, इस उच्चारण स्थान को बनाने के लिए उच्चारण स्थान बनाने के लिए उच्चारण अवयव की सहायता ली जाती है। उच्चारण स्थान बनाने के लिए उच्चारण अवयव की सहायता ली जाती है, जिसमें दंत को शामिल नहीं किया जाता, जिसमें दंत को शामिल नहीं किया जाता। है। स्वर को मुख्य तौर पर 5 भागों में बांटा गया। उच्चारण स्थान के आधार पर, पहला ही पार्ट है कि उच्चारण स्थान के आधार पर
इसको कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में। कंठ, तालु, मुर्दा, ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठालु। उच्चारण स्थान बनाने के लिए उच्चारण अवयव की सहायता ली जाती है। उच्चारण स्थान बनाने के लिए किसकी सहायता ली जाती है? उच्चारण अवयव की सहायता ली जाती है। कि जैसे अपन बोलेंगे ना उसके हिसाब से, जैसे कंठ से कौन से वर्ड बोले जाएंगे? ए, आ, ये कंठ से आते हैं हमेशा। तालु से कौन से? ई, मतलब ई, मतलब दांतों के स्पर्श नहीं कर रहे ये इनको इनको बोलो, ए को बोलो, आ को बोलो, ए आ, दांत स्पर्श हुए ही नहीं। ई, री 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 री, तो दांत स्पर्श नहीं है। ऊ, ए आई, ओ औ, मतलब इनमें कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि दांत को कोई जीभ टच कर रही हो, कि इसलिए इनको दंत को शामिल नहीं किया जाता। तो ये हो गया। ये सेकंड पार्ट लेते हैं अपने उच्चारण अवधि के आधार पर। क्योंकि ये 11 स्वर है ना, इनको ही बांटा हुआ है कि मतलब इनकी को अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है कि कौन कहाँ से आवाज आती है, कौन कौन सी कहाँ से निकलती है, मतलब मुंह से कहाँ कहाँ कौन से जगह से कौन सी आवाज निकलती है। तो आपको अब सेकंड पार्ट, दूसरा भाग हो गया इसका, उच्चारण अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर पहला उच्चारण स्थान के आधार पर पढ़ा था। स्वरों के 5 भेद पढ़ रहे हैं अपन। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, अब दूसरा हो गया उच्चारण अवधि के आधार पर। इसको 3 प्रकार में रखा गया है। इसको 3 प्रकार में रखा गया है। उच्चारण अवधि के आधार पर इसको 3 भागों में रखा गया है। पहला ह्रस्व है। इसके 3-4 नाम हैं, जैसे ह्रस्व स्वर। पहला नाम क्या हो गया? ह्रस्व स्वर हो गया। दूसरा हो गया लघु, लघु यानी छोटा हो गया। तीसरा हो गया एक मात्रिक स्वर, यानी एक ही मात्रा हो जिसकी, एक मात्रिक स्वर। ये हो गए। अब इसको उच्चारणावधि के इस आधार पर अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे। पहला हो गया इसमें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर। इसके 3 नाम है। कोई सा भी एग्जाम के हिसाब से कोई भी आ गया, जैसे ह्रस्व स्वर आ गया, लघु स्वर आ गया, एक मात्रिक स्वर कौन से हैं, तो उस आधार पर अपन इनको पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन सा आ जाता है? ए, ई, ऊ और री। ये 4 स्वर आ गए इसके अंदर। ह्रस्व, लघु, एक मात्रिक स्वर में ए, ई, ऊ और री आ गए। दूसरा हो गया आपने जिसको अपन द्विमात्रिक स्वर बोलते हैं, जिसमें 2 मात्रा हो, बड़ा हो, गुरु स्वर हो, दीर्घ स्वर हो, संयुक्त हो। दीर्घ स्वर, गुरु कौन होता है? बड़ा होता है। दीर्घ कौन होता है? बड़ा होता है। संयुक्त या संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर संयुक्त हो गया, जैसे संयुक्त स्वर। संधि स्वर जिसकी संधि हो, यानी 2 वर्डों से मिलकर बनाओ, 2 वर्णों से मिलकर बनाओ, संधि स्वर। द्विमात्रिक
द्विमात्रिक स्वर। ये हो गए। उच्चारण अवधि के आधार पर अपन ने 3 प्रकार पढ़े थे। पहला ह्रस्व स्वर हो गया, लघु स्वर हो गया, एक मात्रिक स्वर हो गया। इसके अंदर ए, ई, उ और री आ गए, मतलब एक एक मात्रा के वर्ड किसमें आ गए, ह्रस्व, लघु या एक मात्रिक स्वर में। अब दीर्घ स्वर पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, स्वयं स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, ये इसी के नाम है, यानी एक ही नाम है इनके। तो इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, आ, बड़ी ई, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। ये हो गए आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। अब आप इसको ये मत समझ लेना कि ये एक ही मात्रिक स्वर है। इसके अंदर एक मात्रा होती है, हमेशा छुपी हुई होती है ये। इसके अंदर 2 मात्रा है, इसके अंदर एक मात्रा है, इसके अंदर 2 मात्रा है। तो ये देखें। अब तीसरा हो जाता है फ्लूट स्वर। फ्लूट स्वर, तीसरा हो गया फ्लूट स्वर। अब फ्लूट स्वर के अंदर अपन किसको ले रहे हैं, यदि किसी स्वर में, यानी यदि किसी स्वर में, यदि किसी स्वर में 3 गुना समय लगे, 3 गुना समय लगे, उसे क्या कहते हैं, उसे फ्लूट स्वर कहते हैं। यानी यदि किसी स्वर में 3 गुना समय लगे, जो ओनली फॉर एक ही वर्ड आता है, जैसे ओम, ये लिखते हैं अपन ऐसे, ये ऐसे ही लिखते हैं ओम, जैसे कि ऐसे, ये ओम लिखते हैं अपन। इसमें ओम मतलब ओम बोलते हैं ना, तो उस हिसाब से इस वर्ड को, वाक्य को लिया गया है। इसको इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख दूं ओम, ओम ऐसे ही लिखते हैं इस हिसाब से। उच्चारण अवधि के आधार पर 3 प्रकार में रखा गया है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, जिसमें ए, ई, उ, री आ गया। दीर्घ स्वर, दूसरा हो गया दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर, संधि स्वर, द्विमात्रिक स्वर, जिसके अंदर दीर्घ यानी बड़ा, गुरु यानी बड़ा, गुरु हमेशा क्या होते हैं, बड़े होते हैं। संयुक्त यानी दो अक्षरों से मिलकर बना होता है, जैसे आ, ए प्लस ए मिलकर बना होता है आ। ई, छोटी ई प्लस ई मिलकर बना होता है बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बना होता है बड़ा ऊ। ए, ऐसे करके, मतलब सारे ऐसे करके ये मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर इसलिए बोलते हैं कि 2 वर्ड से मिलकर बना, संधि हो गई इनकी, क्योंकि संधि करके बन रहे हैं ये शब्द, इसलिए। और द्विमात्रिक, इसमें 2 मात्राएं, आ की मात्रा आ गई, बड़ी ई की मात्रा आ गई, छोटे बड़े ऊ की मात्रा आ गई, आई की मात्रा आ गई, औ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, ऐसे मतलब मात्रिक स्वर हो गए। ये हो गया। तीसरा अपन लेते हैं यहां पे ओष्ठ के आधार पर। तीसरा कौन सा लेते हैं, ओष्ठ के आधार पर। ओष्ठ के आधार पर
इसको दो भागों में रखा गया। कितने भागों में रखा गया है? इसको दो भागों में रखा गया है। औसत के आधार पर कौन से कितने भागों में रखा गया है? दो भागों में। भाई पहला पहला हो गया था उच्चारण अवधि के आधार, उच्चारण स्थान के आधार पर, उसको रखा गया 6 भागों में। उच्चारण अवधि के आधार पर उसको भागों में रखा गया 3 भागों में। औसत के आधार पर इसको रखा गया 2 भागों में। कौन कौन सा? पहला आ गया वर्ताकार, वर्ताकार स्वर। अब आप समझोगे, वर्ड से ही पता चल रहा है कि वर्ताकार यानी वर्त प्लस आकार, वर्त प्लस आकार। अब वर्त कैसा होता है आपको अच्छे से पता है कि गोल होता है। भाई वर्त को क्या बोलता है? गोल। अब जैसे अपने होठ ऊ ऊ ओ ओ, अब इसके अंदर कितने वर्ड आते हैं? 4 वर्ड आते हैं। कौन कौन से? ऊ ऊ ओ औ औ, ऐसे। अब आप बोलोगे सर आ है, आ नहीं आती, ए आ, क्योंकि मुंह लंबा चौड़ा हो जाता है उसमें। ए आ ई उ ओ, तो वर्ड की तरह गोल बन गए। अपने होठ क्या हुए? ओष्ठ के आधार पर क्या बताया गया? अपने होठ गोलाकार में आ गए इसमें, वर्ताकार में। और दूसरा होता है अवर्ताकार। अवर्ताकार स्वर। दूसरा ये हो गया अवर्ताकार स्वर, जिसमें ए प्लस व्रत प्लस आकार, ये हो गए। अब इसके अंदर कौन कौन से वर्ड आते हैं? बाकी बच गए, जैसे ए आ ई, मतलब इसमें एवर्ता का मतलब हो गया कि होठ के अंत का कोई मतलब नहीं है। ए आ ई री, री ए और आई, ये हो गए अवर्ताकार। तीसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं हमने स्वर के अंदर। ये तीसरा भेद चल रहा है उसका। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा उच्चारण अवधि के आधार पर, तीसरा औष्ठ के आधार पर। औष्ठ के आधार पर 2 भागों में रखा गया है, वर्ताकार अवर्ताकार। वर्त प्लस आकार यानी इसको 4 वर्ड आते हैं इसके अंदर, ए उ ओ औ। और अवर्ताकार के अंदर ए आ ई री ए आई, मतलब इसके अंदर 3 और 3 4 7, 7 इसके अंदर आ गए। 7 और 4 11 हो गए। तो ऐसे। अब चौथा भेद पढ़ते हैं अपन। साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहना, ये बहुत काम की चीज़ें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लिखाई जा रही हैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें मतलब आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी। अगर कहीं बुक में मिलती हो तो एक बार आप मेरे को भी कमेंट के अंदर या फिर फोटो भेजें। भाई कहीं पे भी आप लिख के बता सकते हो कि सर ये यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये छठी मतलब छांट के कहीं ना कहीं से ऐसे ऐसे नोट्स बनाए हुए हैं जो बहुत तगड़े तरीके से, और आपको एसआई के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा ये चीज़ें। अब अपने चौथा पढ़ेंगे जीवा के आधार पर। जीभ से बनने वाले वर्ण, स्वर। वर्णों के अंदर कौन आ गया? स्वर। जीवा के आधार पर।
भाई पहला अपन ने उच्चारण स्थान, फिर दूसरा उच्चारण अवधि के आधार पर, तीसरा अपन ने पढ़ा ओष्ठ के आधार पर, चौथा पढ़ रहे हैं अपन जीवा के आधार पर। इसके आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में रखा गया है। इसके आधार पर स्वरों को 3 वर्गों में रखा गया है। आजकल ख भी है ना, जैसे पहले अपन लिखते थे ऐसे, ये ख, अब इसको मान्यता नहीं दी गई। ख होता है ऐसे टच में मिलकर, यूं मिलकर बना होता है। ऐसे तो थोड़ा लिखने का भी ध्यान रखना, और कहीं गलती हो तो बताना मेरे को भी। इसके अंदर आ जाते हैं पहला अग्र स्वर। यानी जीभ के आगे वाले भाग से कौन से स्वर बोले जाते हैं, उसको बोलते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर में ई, छोटी ई, बड़ी ई, री। इस री को कई बुकों में रखा गया है, कई बुकों में नहीं रखा। बाकी ऑथेंटिक बुक आप आरपीएससी की ले लो या फिर 10वीं 11वीं की बुक लोगे, उसमें आपको यह री हमेशा ऐसा मिलेगा कि अग्र भाग में रखा गया है। वह जीवा के आधार पर है। अगर अग्र स्वर कौन सा होता है, री भी आ जाता है उसके अंदर शामिल, री को भी किया गया है। और ए और आई, ए आई। दूसरा हो जाता है अग्र, फिर हो जाता है मध्य, मध्य स्वर। अब मध्य स्वर के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं आपके, ए, ओनली फॉर ए। बोल के देख लेना, ई ई, री, ए आई, ए यानी बीच के भाग से हमेशा बोला जाता है। भाई जीवा के आधार पर हो गए, इसके 3 वर्गों में रखा गया, अग्र स्वर, मध्य स्वर, तीसरा हो गया पश्य स्वर। पश्य स्वर, इसके अंदर आगे आ, उ, बड़ा ऊ, और बच गए कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 वर्ड और बच गए। अब कौन कौन से बच गए वो आपको पता है। ओ औ बच गए, ओ औ, ये हो गए। भाई जीवा के आधार पर इसको 3 भागों में रखा गया है। अग्र स्वर, अग्र स्वर रखा गया है, मध्य स्वर, पश्य स्वर। और अग्र स्वर में ई, री, ए आई, और मध्य में ए आ गया, पश्य में आ गया आ, उ, ए, ओ औ, ये आ गए। अब 5वां भाग कौन सा है इसका, मुख विवर। या तालु के आधार पर। मुख विवर या तालु के आधार पर, मुख विवर या तालु के आधार पर। अब इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके, इसके अंदर आपको 4 भागों में बांटा गया है। इसको 4 श्रेणियों में रखा गया है। इसको चार श्रेणी में रखा गया है। इसको कितने भागों में रखा गया है, 4 श्रेणियों में।
भाई पहला हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर, पहला कौन सा हो गया उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा उच्चारण अवधि के आधार पर, तीसरा जीवा के आधार पर, चौथा ओष्ठ के आधार पर, पांचवा गया मुख विवर या तालु के आधार पर। यानी ये पांचवा है, इसको अपन चार भागों में रखा गया है। चार भागों में कौन सा, पहला ए, इसको रखा गया है समृद्ध स्वर। कौन सा, समृद्ध स्वर। ओनली फॉर इसके अंदर 25% मुख खुलता है। कितनी परसेंट, 25%। जिन स्वरों को बोलेंगे ना उनमें अपन 25% ही मुंह खोल पाएंगे। भाई कितने भी ऐसे हो जिसको मतलब अपन 25% से ज्यादा उसमें अंदर मुंह नहीं खुलता है। इनके अंदर समृद्ध स्वरों में, समृद्ध स्वर में कौन कौन से आ जाते हैं, ई, बड़ी ई, छोटी ई आ गई, बड़ी ई आ गई, ऊ, बड़ा ऊ और री। कितने स्वर आ गए, समृद्ध स्वर में ओनली फॉर 5 स्वर आते हैं, ई, ऊ, री। ओनली फॉर 25% मुंह खुलता है। बी, इसके अंदर आ गए असमृद्ध स्वर या अर्ध स्वर, अर्ध समृद्ध स्वर। इसके अंदर कितना 50% मुंह खुलेगा, 50% से मुंह ज्यादा खुलता ही नहीं है। अब ट्राई करके देख लेना, घर पे ट्राई कर लो या फिर अभी आप पढ़ रहे हो तो अभी ट्राई कर लो। ई ऊ री, ई ऊ री, बस इतना ही मुंह खुलता है, मतलब ज्यादा मुंह नहीं खुलता। और अर्ध समृद्ध स्वर में 50% मुंह खुलेगा, जिनके अंदर आप ए ओ ये आ जाते हैं। यानी इसके अंदर थोड़ा कम मुंह खुलता है। समृद्ध स्वर में क्या होता है, थोड़ा मुंह है कम खुलता है। इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें समृद्ध से ज्यादा, समृद्ध से ज्यादा, ज्यादा मुंह है खुलता है। मुख विवर तालु के आधार पर इसके 4 श्रेणी में रखा गया। पहला कौन सा, समृद्ध स्वर, जिसके अंदर ई ऊ री 5 वर्ण 5 स्वर आ गए। उसमें से इसमें क्या होता है कि थोड़ा मुंह कम खुलता है, मतलब 25% मुंह खुलता है ओनली फॉर बोलने पर। जैसे ई ऊ री, ई ऊ री, तो बोलेंगे ना उसके आधार पर आप खुद देख सकते हो कि ये 25% ही मुंह खुलेगा, वो होता है समृद्ध स्वर। और अर्ध समृद्ध स्वर जिसमें ए ओ, मतलब समृद्ध से थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता हो, समृद्ध से थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता हो, जैसे ए ओ, तो इनसे तो थोड़ा ज्यादा ही खुल रहा है, इसमें समृद्ध स्वर से ज्यादा मुंह खुलता है। अब तीसरा हो गया इसका, भाई पहला समृद्ध हो गया, दूसरा अर्ध समृद्ध हो गया। अब तीसरा पढ़ते हैं अपने, तीसरा भाग, इसके अंदर पढ़ते हैं विवृत समय। विवृत स्वर कौन सा होता है, जिन स्वरों में मुंह सबसे अधिक खुलता हो, जिन स्वरों में मुंह है ना, जिन
सौरों में मुंह है सबसे अधिक खुलता हो। सबसे अधिक जिन सौरों में मुंह है सबसे अधिक खुलता हो, विवृत सौर आ जाता है, जिसमें कौन सा था आ, कौन सा आता है आ। यह हमेशा 100% खुलेगा। कितने परसेंट खुलेगा? 100%। विवृत सौर कौन सा है? जिन सौरों में मुंह सबसे अधिक ज्यादा खुलता हो वो कौन सा है? पूरा मुंह खुल जाता है इसके अंदर। जैसे कि अपन बोलने में पूरा मुंह खुलता है तो वो हो जाता है सबसे ज्यादा अधिक विवृत सौर। चौथा कौन सा गया? अर्धविवृत। अर्धविवृत सौर इसके अंदर कितना 75% मुंह खुलता है भाई। इसमें 25, 50, 75, 100 भाई सबसे ज्यादा विवृत में खुलता है। वैसे भी याद रखने के लिए सिंपल सी है कि समृत सौर 25%, समृत 25, अर्धसमृत 50%, अर्धविवृत 75, विवृत 100%। अब बोलने पे के आधार पे अपने को पता चल जाता है। और बाकी अपने पास वैसे ही कोई 25, 50 तो आ गए, 100% एक ही वर्ड आता है आ, ये हो गए। और बाकी बच गए जो इसमें विवृत सौर में आ जाएंगे। तो विवृत के अंदर कौन से आते हैं? ए, और आई। अब कई है ना, एक चीज और बता दूं आपको कि ये ए है ना, इसको कई ऐसे लिखते हैं, ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलता आपको बुक में। आप कहीं भी ट्राई कर लेना, ऐसा अगर वाक्य लिखा होता है ना वो अशुद्ध होता है। तो इसको जहां तक आप लिखने की कोशिश करो ना तो ऐसे ही लिखने की कोशिश करें। ये हो गए अर्धविवृत स्वर। अब मुख्य विवरण और तालु के आधार पर अपने 4 भागों में पढ़ा है भाई, 4 भागों में पढ़ा है। समृद्ध स्वर 25%, ई उ री, थोड़ा मुंह कम खुलता है इसके अंदर। इसके अंदर 50% में अर्धसंवाहक में कौन सा आ गया? 50%, इसमें थोड़ा ज्यादा खुलेगा। ए ओ इसके अंदर 2 आ गए, इसमें समृद्ध स्वर से थोड़ा ज्यादा मुंह खुलता है, यानी इससे इसमें थोड़ा ज्यादा खुलता है। और विवृत स्वर में सबसे ज्यादा, जिन स्वरों में मुंह सबसे अधिक खुलता हो वो विवृत स्वर हो गया 100%, मतलब 100% खुलता है, आ गया। अर्धविवृत स्वर में 75%, जिसमें ए आई ये आ गए। तो ये आपने हो गई स्वरों की बात। अब अपन व्यंजन से स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको आज स्वर तक पढ़ा देता हूँ, कल अपन टोटली व्यंजन पढ़ा देते हैं। और बाकी मैंने कल आपको एक होमवर्क दिया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई होमवर्क आपको करना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपने होमवर्क पूरा किया होगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप अगर शुरू से ही वो पर्यायवाची, विलोम, पारिभाषिक शब्दावली अगर 5-5 रोज के पढ़ते चलोगे ना, ऑटोमेटिकली मैं क्या बोल रहा हूँ एग्जाम तक आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी जिसको ऐसा ही तैयारी करनी है वो तो फिर करेगा भी, जो काम दिया जाता है वो पूरा कंप्लीटली भी करेगा। कल मैंने आपको बताए थे कि भाई अग्नि के, अधर के, अमृत के, अण्य के और आंख के पर्यायवाची पूछे थे। और विलोम शब्द पूछे थे, अतरंग, अज्ञ, अतिवृष्टि, अथेयतन। पारिभाषिक शब्दावली पूछी थी, आस्तगण की, शैक्षणिक की, उत्तरदायित्व यानी जवाबदेही उसको क्या बोला जाता है। और प्रशासन पूछा था, न्यायवादी पूछा था। तो आपसे मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट भी है कि थोड़ा मतलब अब मेरे पास कल एक सर थे कोई ऐसे, तो उन्होंने पूछा कि यार भैया आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो। तो मैंने भी उनको एक ही बात बोली कि सर देखो अभी एक्सपीरियंस थोड़ा कम है पर पढ़ा रहे हैं, बच्चों को और ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। बोले याद नहीं होता है, वो सर ही खुद ही बोल रहे थे, मतलब मेरे से तो छोटे ही हैं तो मैं सर ही बोलता हूँ, जो भी मेरे को मिलता है तो मैं सर थोड़ा ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो वो मेरे को बोल रहे थे सर हमें याद नहीं होता। तो सर मैं तो एक ही आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो ऐसे कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वैसे बोलते हैं ना मेरे को याद नहीं होते, तो याद करने का एक ही तरीका है,
लिख लिख के याद करो, अच्छे से याद करो। और जितने बछड़े खाओगे ना, बछड़े खाने मतलब आप किसी चीज़ से टकराते हो, कोई भी चीज़ होगी, जैसे दीवार ही होगी, ये बोर्ड हो गया, मैं इससे टकराया, मेरे को पता है ये बोर्ड है कि अगली बार टकराऊंगा तो मेरे लगेगी, 100% है कि लगेगी। तो वही चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ कि बछड़े खाओ, जितनी बछड़े खाओगे ना उतना सीखने को मिलेगा आपको। कितनी किसी चीज़ में चले जाओ, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम में चले जाओ, और किसी चीज़ में चले जाओ, ऐसा नहीं कि आप दीवार में जाके बछड़े खाओगे, दीवार में बछड़े खाने मेरे को फोड़ के निकलना है, ऐसा नहीं। पर बछड़े खाने मतलब जितना आप ठोकरे खाओगे, जितना समझोगे ना, उतना समझ के चलोगे, उतना आगे जाओगे। तो मैं अभी आपको पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द लिखा देता हूँ। पर्यायवाची शब्द आपके हो गए, पहला इंद्र, ये सब एग्जाम में की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट और हर बार एग्जाम में पूछा हुआ है इनका। 2011 में पूछा हुआ, 18 में पूछा हुआ है, 16 में पूछा हुआ है, ये एसआई में पूछा हुआ है, एमपीपीएस एसआई में पूछा हुआ है, पीसीएसआई में पूछा हुआ है। तो मतलब इनका थोड़ा स्पेशल आप ध्यान रखना, क्योंकि मैंने जो भी यहाँ पे वो पर्यायवाची और वो लिख रहा हूँ ना स्टार्टिंग में अभी, तो शुरुआती में क्या वही वाक्य लिख रहा हूँ जो मतलब पूछे हुए हैं, प्रीवियस पेपरों में आए हुए हैं, बार बार पूछ रहे हैं। मतलब आरपीएस पूछ रही है, अधीनस्थ बोर्ड पूछ रहा है, अपने राजस्थान में भी वही पूछ रहे हैं ना, तो उनको ही मैंने यहाँ पे लिखा है। बाकी मैंने और कोई ऐसे अलग से नहीं ला रहा अभी, क्योंकि मैंने ये देख रहा है कि पहले जो अपने एग्जाम व्यू में आए हुए हैं ना उनको पहले लिखा दें, फिर उसके बाद में और लिखाएंगे। जल, कमल, इंद्र हो गया, जल हो गया, कमल हो गया, भौरा, भौरा हो गया, पांचवा हो गया असुर, असुर यानी घोड़ा। ये हो गया इंद्र, जल, कमल, भौरा, असुर। ये मतलब 5 वाक्य हो गए आपके उसके पर्यायवाची के। विलोम शब्द, 5 वाक्य अपने विलोम शब्द के लिखाऊंगा। कृतज्ञ, पहला। दूसरा हो गया तामसिक, ये एग्जाम में आए हैं वही बता रहा हूं मैं, तामसिक हो गया। तीसरा हो गया एकाग्र, चौथा हो गया निंदा, पांचवा हो गया आपके नैसर्गिक, ये हो गए भाई पर्यायवाची शब्द हो गए इंद्र, जल, कमल, भौरा, असुर। दूसरा हो गया विलोम शब्द आ गए कृतज्ञ, तामसिक, एकाग्र, निंदा, नैसर्गिक। और चौथा अपने वो पढ़ रहे हैं अपन पारिभाषिक शब्दावली, तो मैं यही लिख देता हूं। पारिभाषिक शब्दावली, इसके अंदर पहला लिखते हैं हम, जैसे मैंने आपको लिखा शीघ्र संपादित करना, शीघ्र संपादित करना, शीघ्र संपादित करना। दूसरा लिख रहे हैं अपन उपस्थिति पंजिका, उपस्थिति पंजिका, क्योंकि आप देख के लिखोगे ना, मैं लिखा दूंगा लिखाने को, पर वो रटने वाली सी बात हो जाएगी। जैसे आप देख के लिखोगे ना किसी बुक में,
तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ पर्यायवाची में आप खुद लिख रहे हो, पहले आपने देखा, पहले उसको पढ़ा, फिर लिखा। अब यहाँ पे मैं आपको लिख दूंगा तो आप सीधा सिंपल सी बात है, बस उसको पढ़ोगे एक बार, तो आप खुद लिखोगे ना तो ये ज़्यादा याद होंगे कि आपने देखा भी है उसको, पहले पढ़ा भी है, फिर आपने लिखा भी है। तो मतलब वो डबल तिब्बल बार आपकी नज़रों में आया तो वो जल्दी याद होगा। और फिर नोट्स घुमाओगे ना तो फिर वो एकदम से याद आ जाएगा कि हाँ ये मेरे सामने था। तीसरा हो गया आपके नैसर्गिक न्याय। नैसर्गिक न्याय। चौथा हो गया आपके नैसर्गिक न्याय होगा अधिवार्षिक अधिवार्षिक। चौथा कौन सा हो गया आपके अधिवार्षिक। पांचवा हो गया अपरिहार्य। अपरिहार्य पांचवा हो गया अपरिहार्य। भाई पर्यायवाची हो गया एक तो पर्यायवाची इंद्र, जल, कमल, भौरव, अश्व। विलोम से हो गया कृतज्ञ, तामसिक, एकाग्र, निंदा, नैसर्गिक। पारिभाषिक शब्दावली हो गई आपके सामने भाई, यहाँ से पारिभाषिक शब्दावली हो गई शीघ्र संपादित करना, उपस्थिति पंजिका, नैसर्गिक न्याय, अधिवार्षिक, अपरिहार्य। अगर आप इनको लिखते चलोगे ना शुरू से, अब से आप सही में मानो या सही मत मानो, पर आप इनको एक बार कॉपी के अंदर लिख लोगे ना एक बार, जैसे जैसे ये 5 वर्ड आज हो गए, आज आपके 10वें वर्ड चल रहे हैं, 10 ये 10 ये 10 ये, क्योंकि 10 हो गए आज। ऐसे करते करते अपन धीरे 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 इनको मतलब जब तक 2-4 टॉपिक होंगे ना तो ये कंप्लीट होने तक आ जाएंगे ऐसे। अब 22-23 टॉपिक मतलब इसमें आ जाते हैं भाई, हिंदी में अंदर कम से कम नहीं करते 25 टॉपिक मान के चलो, अगर खोले ना वैसे विस्तार से खोल खोल के खोल पढ़ेंगे ना तो 25 टॉपिक नॉर्मली आ जाते हैं। तो 25 टॉपिकों में आप अगर 10-15 तक इन पे पहुंच गए, 10-15 में ये कंप्लीट हो गए, 10-15 में ये कंप्लीट हो गए, 10-15 में ये कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आगे से पढ़ने हैं, जैसे शब्द युग्म ले लिए और कोई शब्द ले लिया, मतलब बहुत सारे ऐसे वाक्य हैं जो इनको अपन लेते चलेंगे जो टॉपिक है, क्योंकि इनको रटवाने की बात होती है। ये किसी भी कोचिंग में जाओगे आप, किसी भी संस्था में पढ़ोगे तो आपको ये हमेशा रटवाते हैं कि ये आपको या तो दे दिया जाएगा पढ़ लेना, भाई पढ़ लेना, क्योंकि ये किसी कोचिंग में कराया नहीं जाता। तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको एक अलग से कॉपी बना के आप इनको लिखते जाओ भाई। 5-5 वर्ड रोज लिख रहे हो, पर्यायवाची लिख लिया, यहाँ लगा दिया पर्यायवाची, 5 शब्द लिख लिया, ऐसे कैसे विलोम शब्द लिख लिया, 5 शब्द लिख लिए, पारिभाषिक शब्दावली लिखी, 5 शब्द लिख लिए। ऐसे लिख लिख कर इनको अगर आप कंटिन्यूटी भी बना के चलते हो ना तो आपको इनमें कोई हराने वाला नहीं है। और नहीं करते, मैं इतने गारंटी लेके बोल सकता हूँ आपको, ऐसा है कि अंदर जैसे हिंदी का पेपर होता है 200 का, भाई 100 क्वेश्चन होते हैं, सही है, 100 क्वेश्चन होते हैं, है? तो 100 क्वेश्चनों में आप नहीं करते, 80 से लेके 90 के बीच में अगर क्वेश्चन सही करते हो, 80 से और 90 के बीच में सही क्वेश्चन करते हो तो आपका आराम से नहीं करते, आप हिंदी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैं ये मानता हूँ लोग फेल होते हैं इसमें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेल होते हैं कि कभी हिंदी को पढ़ा ही नहीं, अरे हम कर लेंगे, बस हिंदी तो है हम कर लेंगे, पर उनको ये नहीं पता जल का पर्यायवाची ऐसा वर्ड आ गया तो जल का पर्यायवाची नहीं पता चलता उनका, विलोम इसका तामसिक का वो नहीं पता चलता, विलोम शब्द नहीं पता कर सकते वो, उपसर्ग भी आते हैं ना, उपसर्ग पढ़ते हैं वो भी पता नहीं कर सकते कि इसमें आ उपसर्ग है क्या उपसर्ग है, पता ही नहीं कर पाते। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत लचीला सब्जेक्ट आता है, इसको अगर आप फिक्स सिलेबस है भाई आप जीके में लोगे, जैसे माना कि मैंने एक चीज मैंने आपको मैं आज ये क्लियर कर दूं, जैसे आप यही ले लो, जैसे कि आपने जीके है, जीके का पार्ट है 100 क्वेश्चन का, और हिंदी का है, हिंदी का है 100 क्वेश्चन का, दोनों है, ये हो गए 200 क्वेश्चन, 200% होता है। अब जीके में क्या होता है कि हमेशा जीके में जीके का कोई अंत नहीं है, अपरंपार है, इसको आप जीरो से उठाओगे तो मतलब खोदते चलो, पढ़ते जाओ, इसका कोई एंड नहीं होगा। हिंदी आप अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, जैसे वर्ण से स्टार्ट की ना आपने,
पारिभाषिक शब्दावली तक आते आते आपकी हिंदी कंप्लीट हो जाएगी एक तो। और फिक्स सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि भाई आपको कहीं से डीप देता है, कुछ नहीं देता, वही संधि समास देता है, वही वर्ण देता है, वही आपको पर्यायवाची विलोम शब्द देगा। ओनली फॉर आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर जितने नंबर आप हिंदी में खींच लोगे ना, मैं इतना मानता हूँ, हिंदी में आप जितने नंबर खींच लोगे ना, जीके में आपको ओनली फॉर 50 क्वेश्चन भी अगर काट पीट के सही करते हो और यहाँ पे आप 80 क्वेश्चन करते हो, आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 130 क्वेश्चन हो गए, 13 दूनी 26, 260 क्वेश्चन हो गए। मतलब आप कटो ऑटोमेटिकली वहां पे क्लियरफाई कर रहे हो। मेरे को ये बताओ 80 क्वेश्चन और हिंदी में, आप हिंदी में कवर कर भी सकते हो, जीके में कवर नहीं होगा इतनी जल्दी से, क्योंकि जीके में आपको कम से कम नहीं करते, साल 1.5 साल की तैयारी होगी ना, तब जाके आपके 80 क्वेश्चन काट पीट के बैठेंगे। वो भी बैठे तो कोई जरूरी नहीं, जैसे अभी जैसे रीट का पेपर लगा था, सबको समान कर दिया, चाहे 2 महीने पढ़ा हो चाहे साल 1.5 साल से पढ़ा हो, सबको बराबर कर दिया था, वैसा पेपर आ जाए तो। पर हिंदी में तो नहीं आएगा ना, क्योंकि हिंदी तो आपने पढ़ी है, फिक्स सिलेबस है, जाएगा कहाँ से, बाहर जाएगा कहाँ से, जो पढ़ोगे उसमें से आएगा, तो जाएगा कहाँ से। इसलिए मेरा बोलने का यही मतलब है कि इनको शुरू से आप पढ़ते चलें और आराम से पढ़ना, क्योंकि ये क्लास एक ऐसी होगी, बहुत अच्छी तरीके से होगी, पूरे यूट्यूब पे है ना कंप्लीट कोर्स मिलेगा आपको। कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करें, लाइक और शेयर आपकी इच्छा है तो करें। बाकी आपका प्यार है। जय हिंद, जय भारत।